बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग में वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सबसे पहले तो वर्ड सेंसिटिविटी एक जनरल वर्ड है, हम अक्सर अपनी रूटीन लाइफ में भी बोलते रहते हैं। लाइक हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और कहा जाता है जी कि ये इक्विपमेंट बड़ा सेंसिटिव है। इससे मुराद लेते हैं कि रूटीन में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, लेकिन अगर लाइट की फ्लक्चुएशन आती है तो ज़ाहिर है कि वो इक्विपमेंट वर्किंग अपनी बंद तो नहीं करता अगर 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये इक्विपमेंट बड़ा सेंसिटिव है कि अगर लाइट फ्लक्चुएशन में 3-4 वोल्ट की फ्लक्चुएशन हो जाए तो ये वर्किंग छोड़ देता है। तो हम इसे लफ्ज़ बोल देते हैं ये बड़ा सेंसिटिव है। इसी तरह से इंसानों के मामले में भी यही कहा जाता है कि ये इंसान बड़ा सेंसिटिव है। इससे मुराद ये है कि ज़रा उसके मिजाज से ऊपर नीचे बात हुई और उसको फ़ौरन गुस्सा आ गया या उसका मूड चेंज हो गया तो हम कहते हैं ये बड़ा सेंसिटिव है। इसी तरह से जो एलपी सोल्यूशन हम ऑप्टिमल एलपी सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, उसमें पूरे एलपी प्रॉब्लम के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमने वो सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। यानी कि डिसीजन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या थे, कंस्ट्रेंट्स की जो कोफिशिएंट थे वेरिएबल्स के वो क्या थे, कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड में रिसोर्सेज कितने थे, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना फाइनल डिसीजन जो है वो कर लिया है। लेकिन अगर फर्ज करें डिसीजन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, मतलब अगर हम इस एग्जांपल की बात करें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो ये फर्नीचर कंपनी वाली एग्जांपल है। इस फर्नीचर कंपनी वाली एग्जांपल्स में अब ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि एक जो टेबल है, अगर आप उसको रिकॉल करो तो एक जो टेबल है वो आपको $7 का प्रॉफिट देता है, एक चेयर $5 का प्रॉफिट देती है। और उसके अकॉर्डिंगली हमने ये सारे का सारा डिसीजन जो है वो कर लिया कि हमारे पास अगर कारपेंट्री रिसोर्सेज जो हैं वो 240 हों, पेंटिंग रिसोर्सेज जो हैं वो 100 हों, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड किया था कि वी मस्ट कंस्ट्रक्ट टेबल्स जो हैं वो एक्स जिसे कह रहे हैं, चेयर्स को हम वाई कह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि 410 जो है वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा अगर आप 30 टेबल्स और 40 चेयर्स बनाने का डिसीजन करते हैं। ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन था। फर्ज करें आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन में टेबल जो कि $7 का प्रॉफिट दे रहा है उसमें किसी तरह से चेंज आ जाती है, वो प्रॉफिट अब $7 नहीं रहता, वो फर्ज करें रिड्यूस होकर $6 पे चला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर प्रॉफिट में चेंज आ जाती है, पर टेबल प्रॉफिट में चेंज आ जाती है, तो क्या स्टिल हमारा डिसीजन यही रहेगा कि हमें 30 टेबल ही बनाने हैं या इसको भी चेंज करना पड़ेगा? या चेयर जो है वो फिलहाल तो $5 पर चेयर प्रॉफिट आ रहा है, अगर ये 4-5 पॉइंट हाफ अ डॉलर अगर इसका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है तो क्या स्टिल हम यही डिसाइड करेंगे हमें 40 टेबल ही बनाना अब भी इसी बेनिफिट में है? कितना सेंसिटिव, यानी कि कितनी चेंजेस आ जाए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ तक सेंसिटिव नहीं है। यानी कि इतनी स्मॉल चेंजेस आ जाए, सोल्यूशन स्टिल रिमेन्स द सेम रहता है, और कितनी चेंजेस आ जाए कि इसके बाद सोल्यूशन में जो है वो चेंज आ जाती है। एक तो हमने ये स्टडी करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट में चेंज आने से कहाँ तक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आती, और किसके बाद सोल्यूशन में जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन में चेंज आ जाएगी, तो फिर हमें दोबारा से डिसाइड करना पड़ेगा कि अब ये नया सोल्यूशन है। सेकंड जो हमने डिस्कस करना है सेंसिटिविटी एनालिसिस में वो है कि अगर ये जो डिसीजन हमने फिलहाल किया हुआ है, ये डिसीजन हमने किया हुआ है उस वक्त जब हमारे पास कारपेंट्री डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज 240 थे और पेंटिंग डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हमारे पास 100 आवर्स थे, और हमने ये डिसीजन परफॉर्म किया हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास कारपेंट्री डिपार्टमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं, 240 की बजाय वो 250 आवर्स हो जाते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए, तो ज़ाहिर है अब आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी कर सकते हैं अपनी इस लिमिट से। तो क्वेश्चन ये होगा कि कौन सी प्रोडक्शन जो है वो अब हम इंक्रीज करें, क्या टेबल की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर दें या चेयर बनाना ज़्यादा करें? क्या कौन सा हमें प्रॉफिट अब मैक्सिमम मिलेगा, या ये डिसाइड करना कि अगर कारपेंट्री रिसोर्सेज 1 आवर इंक्रीज करते हैं
तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितने डॉलर की इंक्रीज लेकर आता है। और इसी तरह से अगर पेंटिंग डिपार्टमेंट के 1 आवर रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किस तरह की कितने डॉलर की जो है वो इंक्रीज आती है। तो ये दो काम जो है वो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस में परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट कि चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, सोल्यूशन चेंज होता है या स्टिल रिमेन्स द सेम, कहाँ तक सेम रहता है और किस चेंज के बाद वो चेंज आ जाती है। और सेकंड वन जो है वो डिस्कस करना कि जो कंस्ट्रेंट्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं कंस्ट्रेंट्स की फॉर्म में, उनकी अगर राइट हैंड साइड में 1 यूनिट की चेंज की जाए तो प्रॉफिट में या ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू में कितनी चेंज जो है वो आती है। और ये जो चेंज हम लेकर आएंगे क्या वो हर 1 यूनिट चेंज करने से वो चेंज वही रहती है या कभी तो वो 1 यूनिट चेंज करेंगे तो प्रॉफिट में $2 की इंक्रीज आती है और कभी रिसोर्सेज की 1 यूनिट की चेंज आने से प्रॉफिट में ज़्यादा चेंज आ जाती है। इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हाउ सेंसिटिव सॉल्यूशन आर टू द स्मॉल चेंजेस इन द डेटा। वो चेंजेस जो हैं वो किस तरह से अकर कर सकती हैं। इट मे बी चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, जो अभी बात की कि $7 था, $5 था, इसमें चेंज आ गई, तो क्या सोल्यूशन जो है स्टिल वही ऑप्टिमल रहेगा जो हमने 7 और 5 के साथ फाइंड किया था, या हम अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। और फिर सेकंड हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि जो कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड है, जो कि हमारे पास रिसोर्सेज कह लें 240 और 100 थे, इसमें चेंज आने से, राइट हैंड साइड में चेंज आने से सोल्यूशन में क्या चेंज आएगी, या प्रॉफिट जो है वो एक आर राइट हैंड साइड चेंज करने से, 1 यूनिट राइट हैंड साइड चेंज करने से सोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्यों जरूरी है। Sensitivity analysis is reported to the manager who must operate in a dynamic environment where imprecise estimates of the coefficients, ठीक है ना, कोफिशिएंट इम्प्रिसाइज हैं, एक्यूरेटली नहीं हम एस्टिमेट कर सके, डायनेमिक में वो चेंजेस आती हैं, तो हमारे जो एस्टिमेट्स हैं, जो हमने एस्टिमेट लगाया हुआ था कि वी मस्ट प्रोड्यूस 30 टेबल एंड 40 चेयर्स, तो उसमें भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसको आप व्हाट इफ एनालिसिस कह सकते हो, व्हाट इफ क्वेश्चन कह सकते हो, कि जी अगर ये हो जाए तो देन हमारा डिसीजन क्या होगा, अगर इस तरह से हो जाए तो व्हाट हैपन, अगर ऐसे चेंज आ जाए तो फिर क्या चेंज आनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम अपने डेटे का सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। और उस सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में चेंज आए तो क्या चेंजेस आएगी डिसीजन में, और अगर राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट चेंज आ जाए तो हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं उसमें क्या क्या चेंजेस जो है वो आएंगे। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में चेंजेस आती हैं तो सॉल्यूशन में या फिजिबल सॉल्यूशन में कहाँ कहाँ पर चेंजेस अकर करेंगी। पहला तो ये है कि हमारा जो फ्लिशर सॉल्यूशन है जो कि ऑलरेडी बनाया जा चुका है, लाइक अगर आप देखें तो हमारा ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है 7 और 5 के साथ, यानी कि अगर $7 वो प्रॉफिट हो और $5 वो प्रॉफिट हो, तो हम ऑलरेडी इस सोल्यूशन को फाइंड कर चुके हैं, तो इस सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगी। फिजिबल सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन में कोई चेंज नहीं आएगी। सेकंड, स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन चेंजेस। याद है ना, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन ड्रॉ की थी आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड में, तो कहता जी कि अगर कोएफिशिएंट में चेंज आ जाती है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन भी चेंज हो जाएगी। याद रखें कि जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन ड्रॉ की थी, अगर मैंने एक डमी प्रॉफिट लेके किया था तो उसकी जो स्लोप थी वो 7/5 बनी थी माइनस साइन में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की जो स्लोप है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, लेकिन अगर कोएफिशिएंट में चेंज आ जाती है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की जो स्लोप है वो भी चेंज हो जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की कोएफिशिएंट में भी चेंज आ जाएगी।
अगर तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में स्मॉल चेंजेस आती हैं, ज़्यादा लार्ज अब्रप्ट चेंजेस नहीं आती, ऑप्टिमल सोल्यूशन रिमेन्स द सेम। जो हमने फर्ज करें पिछली एग्जांपल है, उसमें हमने डिसाइड किया था 30 टेबल और 40 चेयर्स, वो वही हमारा डिसीजन रहेगा। स्टिल 30 टेबल ही बनाना बेनिफिट में है, 40 चेयर बनाने से ही हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। लेकिन मसला ये है कि जी कितनी चेंजेस को हमने स्मॉल चेंजेस कहना है, यही हमने ऑब्जर्व करना है। अलबत्ता मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जरूर चेंज होगी, डिसीजन वही होगा 30 टेबल 40 चेयर्स, लेकिन चूंकि प्रॉफिट अब कम ज़्यादा हो चुका है तो फिर ऑप्टिमल 410 से कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डिसीजन अब भी हमें यही रहेगा हमारा कि 30 टेबल ही बनाने पड़ेंगे और 40 चेयर ही आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर चेंजेस लार्ज हैं, उस रेंज से ज़्यादा है, तो फिर इतनी वो कहता है जी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट का जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट कॉर्नर पे चला जाएगा। यानी कि पहले वो सोल्यूशन 30-40 पे था, स्मॉल चेंजेस आती हैं, सोल्यूशन कॉर्नर चेंज नहीं होता, ऑप्टिमल सोल्यूशन वही पॉइंट रहता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में लार्ज चेंजेस आ जाती हैं तो मे बी ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज होके किसी और पॉइंट पे चला जाएगा। अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखें, मैंने पहली एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट को चेंज कर दिया है। प्रॉफिट पहले एक टेबल $7 दे रही थी और अब फर्ज करें वो $8 प्रॉफिट हो गया है और चेयर उसी तरह से $5 ही रहा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट चेंज करने से पहला हमने पॉइंट की एक पढ़ा था, फिजिबल सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। याद रखा जाए कि जो पहले हमने स्पेशल सॉल्यूशन बनाया था तो देखें वो बिल्कुल इसी तरह था, तकरीबन सेंटर में करके एक कॉर्नर पॉइंट था और ये उसकी बाउंड्री लाइन जो थी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो पहले फाइंड किया था वो वही था। फिजिबल सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, अब भी वही रहता है, कोई उसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आती। ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, यानी कि चेंज तो किया गया है, हमने टेबल का प्रॉफिट 7 से 8 भी पर भी चला जाए तो कहता है फिर भी हमारा सोल्यूशन जो ऑप्टिमल रहेगा वो 30 टेबल और 40 चेयर ही रहेंगे। लेकिन प्रॉफिट 410 की बजाय जो है वो 440 पे चला तो जाएगा, लेकिन डिसीजन अब भी वही रहेगा कि अगर टेबल 7 की बजाय $8 भी प्रॉफिट दे, स्टिल हम यही डिसाइड करेंगे कि 30 टेबल ही रहेंगे और 40 चेयर ही आपको मैन्युफैक्चर करने में बेनिफिट है, प्रॉफिट जरूर बढ़ जाएगा। अब जरा मैंने एक और चेंज की, चेयर पहले में $5 पर चेयर प्रॉफिट था, अगर फर्ज करें चेयर का प्रॉफिट इंक्रीज किया, पहला पॉइंट अब भी वही था। देखें इस सोल्यूशन स्पेस में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में उसी तरह से ये बनी हुई है, सेम स्ट्रक्चर में ये बनी हुई है। डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है अब कॉर्नर पॉइंट का, चूंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट की स्लोप चेंज हो चुकी है। पहले वो इस स्लोप में चल रहा था और जब आपके पास कोएफिशिएंट चेंज आए हैं तो उसकी स्लोप चेंज हुई है और हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अब देखें वो ये नहीं रहेगा, वो ये नहीं रहेगा, वो अभी भी लाइन इंक्रीज कर सकती हैं क्योंकि ये स्पेस अभी भी आपके पास जो है वो अवेलेबल है। और अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन एग्जिट करेगी वो इस पॉइंट्स पे करेगी, तो अब हमारा ऑप्टिमल पॉइंट चेंज हो चुका है। पहले जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था, देखिए फिजिबल सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आई, पहले हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन था ये कॉर्नर पॉइंट, जब चेंज तो आई है लेकिन शायद ये चेंज बड़ी स्मॉल चेंज है और जिससे ऑप्टिमल सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आई, वही रहा सेम। अब ये चेंज कंसिडर की जा रही है, दैट इज द लार्ज चेंज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो गया है। पहले वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस पॉइंट पे था, अब वो चेंज होके इस पॉइंट पे चले गया है। आप जरा कॉर्नर पॉइंट देखिए, मैंने कॉर्नर पॉइंट अब भी वही 4 है, ठीक है ना, चेंज हुए हैं लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो अब यहां से चेंज होके अब वो यहाँ पर चला गया, क्योंकि ये 480 अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। इसके मुताबिक आप टेबल प्रोड्यूस नहीं करोगे, 80 की 80 चेयर प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि चेयर का प्रॉफिट ज्यादा हो चुका है 6 से। तो इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि कुछ कभी कोएफिशिएंट चेंज हुए हैं तो देयर इज नो चेंज, सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम 30-40, और कभी चेंज आने से देयर इज अ चेंज, सॉल्यूशन वो भी चेंज आई है, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो गया है।
यही चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है कि कितनी चेंजेस आ जाएं, सोल्यूशन जो है वो सेम रहता है, और कितनी चेंजेस आ जाएं तो सोल्यूशन में ऑप्टिमल सोल्यूशन का कॉर्नर पॉइंट भी चेंज हो जाता है, और हमें अपना प्रोडक्शन डिसीजन चेंज करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ 30 टेबल 40 चेयर वी मस्ट मेक नो टेबल बट 80 चेयर्स। कहाँ तक ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है। वो कंस्ट्रेंट्स जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन से गुजरते हैं उनको हम बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। बाय चांस इस एग्जांपल में कंस्ट्रेंट्स हैं दो, एक ये वाला कंस्ट्रेंट है, एक ये, बाकी दो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये चूंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन से गुजर रहे हैं तो ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। और एक आइडिया ये है कि आइसोप्रॉफ, एक तो था ना कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन मेथड, एक हमने पढ़ा था आइसोप्रॉफिट लाइन मेथड। जब तक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की स्लोप, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, जब तक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की स्लोप दो कंस्ट्रेंट्स की लाइनों के दरमियान में रहेगी, वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल रहेगा। यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन ये है, या आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन मेथड की जो स्लोप होती है वो बिटवीन होती है दोनों बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स के दरमियान होगी, तभी वो सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल होगा। अब इसे देखते हैं। जैसे ये मैंने डिसीजन किया है कि लाइन को ड्रॉ किया, मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लाइन को मैंने ड्रॉ किया और कहा दिस वन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट चेंज करेंगे, लाइन की डायरेक्शन चेंज हुई। अब देखिए ये पॉइंट यहां से बैक निकल गया है, लेकिन पॉइंट लाइन जो है वो यहां से जाके अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन के बाहर गई है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन जो है वो, अगर देखें आप कहें जी इसकी डायरेक्शन क्यों चेंज की है, इसकी डायरेक्शन डिपेंड करनी है इस पे। इस वक्त इसकी जो डायरेक्शन होगी -8/5 होगी स्लोप की, और इधर डायरेक्शन जो होगी वो -6/7 होगी, तो स्लोप चेंज है ना। ड्रा उसी तरह से करना है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। इसको ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से बाहर निकलेगी। दूसरी एग्जांपल में उसे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सेकंड पॉइंट से जो है वो बाहर निकल रही है, वो सेकंड पॉइंट से जो है वो बाहर निकल रही है, लाइक दिस वन। इधर से नहीं बल्कि इस कॉर्नर पॉइंट से बाहर निकली, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो 080 पे जा चुका है। वो कौन सी रेंज है? रेंज ऑफ ऑप्टिमलिटी से क्या मुराद है? वो कौन सी कितनी चेंजेस हैं कि अगर वो चेंज आ भी जाए तो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही रहता है। देखिए इसमें क्या था, 7 से चेंज होके 8 पे गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही रहा। लेकिन यहाँ 5 से 6 पे गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज होके 080 पे चला गया। तो रेंज ऑफ ऑप्टिमलिटी से मुराद है वो कौन सी रेंज है, कितनी चेंजेस आ जाएं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कि आपके पास जो सॉल्यूशन है ऑप्टिमल वो रिमेन्स द सेम, वो वही रहे। We want to find by how much the coefficient of the Bakch-Merson can change without causing a change in the optimal solution point. कितनी चेंज आ जाए सॉल्यूशन वही रहेगा, और फिर कितनी चेंज के बाद सॉल्यूशन में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास प्रॉब्लम था। ओरिजिनल $7 टेबल का प्रॉफिट था, $5 एक चेयर का प्रॉफिट था। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन थी, 240 रिसोर्सेज कारपेंट्री के थे, 100 जो थे वो पेंटिंग कंस्ट्रेंट थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, x के कोफिशिएंट को मैं सी एक्स कह देता हूँ, सी फॉर कोफिशिएंट, और y के कोफिशिएंट को सी वाई कह देता हूँ। करंट सोल्यूशन जो हमने ऑप्टिमल फाइंड किया हुआ है 30 और 40 वाला करंट सोल्यूशन, ये वाला remains optimal, यही रहेगा solution if the slope of the objective function lies between the slope of the lines of binding constraints, जो पहले डिस्कस किया था। ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, दो ऐसे कंस्ट्रेंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन से गुजरते हैं वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन है, अगर इसकी स्लोप बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के दरमियान में ही रहती है तो देन हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल रहता है। तो देखना है, ये मैंने बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन किया है, whose constraints lines passes through the optimal solution,
ऐसे कंस्ट्रेंट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट या उन्हें एक्टिव कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, अगर उनकी जो स्लोप है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की स्लोप है, वो अगर उन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स की लाइंस की स्लोप के दरमियान में रहे, तो हम कहेंगे कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी, सॉल्यूशन स्टिल ऑप्टिमल होगा। अब देखना ये है कि कितने चेंजेस आ जाए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की जो स्लोप है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स की स्लोप के दरमियान में ही रहती है। स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फर्स्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, आपको स्लोप का फार्मूला आइडिया है, माइनस एक्स कोएफिशिएंट ओवर वाई कोएफिशिएंट, इसकी स्लोप आएगी -2/1। तो ये दो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स की स्लोप आ गई, -4/3 एंड -2/1। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की स्लोप आ गई, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -7/5, -7 एक्स कोएफिशिएंट एंड ओवर वाई कोएफिशिएंट, ये तीनों स्लोप्स आ गई। अब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की स्लोप जो है वो इन दोनों के दरमियान में ही रहेगी। अब कैसे चेक करना है कि कौन सी स्लोप ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, इसका एक वे ये है कि आप इनके साइंस को चले इग्नोर कर दें, क्योंकि इधर भी नेगेटिव है, बाकियों के भी साथ नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है ना। देखना हो कि 7/5 इज अ बिगर नंबर और 4/3 इज अ बिगर नंबर, कौन बिगर नंबर है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इससे ये 21 बन जाएगा और ये 20 बन जाएगा। अब 21 जो है वो बिगर नंबर है, ठीक है। तो इस बेस पे आप लोग डिसाइड कर देंगे कि जो स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट है वो इस कंस्ट्रेंट लाइन से बड़ी है, यानी कि दिस वन इज अ स्मॉलर नंबर, एंड सिमिलरली सेकेंड लाइन से भी। तो इस तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी लाइन जो है वो, द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑप्टिमल if the slope of the objective function line lies between the slope of the lines of the binding constraints। ये हमारे पास बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की अगर स्लोप इन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स के दरमियान में रहेगी, देन सॉल्यूशन 30-40 वही ऑप्टिमल रहेगा। ये बिगर नंबर है, ये बड़ा आंसर है, और ये स्मॉलर नंबर है, यानी कि अगर आप इसको लिखें -2/1 -7/5 और ये आपके पास है -4/3। चेक कर लेंगे, ये इसी तरतीब से है, -4/3 इज अ बिगर वैल्यू देन -7/5 एंड -7/5 इज अ बिगर नंबर देन 2। कैसे, अगर इसको चेक करना हो ना, कैसे है, -2/1 -7/5, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें -10 और इधर आ जाएगा -7। अब देखना है विच वन इज अ बिगर नंबर, -7 इज अ बिगर नंबर देन -10, ये तो इसका मतलब है दिस इज अ बिगर नंबर देन कंपेयर टू दिस। इसी तरह से आप दूसरी लाइन भी चेक कर सकते, कंफर्म कर सकते हैं, -7/5 और उधर है -4/3, विच वन इज अ बिगर नंबर, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -21 एंड -20, अब विच वन इज अ बिगर, माइनस की वजह से ये बिगर नंबर है, तो दिस क्वांटिटी इज बिगर देन दिस वन। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी इसमें बिगर है, लार्जर है, और कौन सी स्मॉलर है। ये हमारे पास अब रेंज आ गई, ठीक है। रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी आपने मेजर करनी है कि कहां तक ये कोएफिशिएंट में चेंज आ जाए, वो इन दोनों के दरमियान में ही रहेगी। मल्टीप्लाई बाय -1 कर दे, और आपको आइडिया है कि जब आप कोई नंबर माइनस में मल्टीप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से कोई चीज लिखी हुई हो कि -2 लेस देन -1 एंड -1 इज लेस देन 2, फर्ज करें इस तरह से लिखा है, अगर आप माइनस साइन चेंज करते हो, अगर आप मल्टीप्लीकेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये प्लस हो गया, ये इस तरह से, और इधर -2 आ गया,
देखें आप ये स्टेटमेंट ठीक है, 2 is a bigger number than 1, 1 is a bigger number than -2। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे लिखा हुआ हो -2, -1 और 2, और आप इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रॉन्ग हो गया। 1 is not less than -2, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ठीक है ना। तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, वो ग्रेटर देन सिंबल में आ जाती है। तो यहां से -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये +2, लेस देन वाला सिंबल ग्रेटर देन में चले गया, नेगेटिव साइन खत्म हो गया, लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में आ गया, नेगेटिव साइन जो है वो रिमूव हो गया। तो आपने माइनस मल्टीप्लाई करके और इसे पॉजिटिव साइड पे लिख देना है और देन इनको रिवर्ट कर देना है ना। लिखा गया है कि 2 is a bigger than cx minus cy, इस तरह इसका भी यही मतलब है, लेकिन रूटीन में हम इसी तरह से लिखते हैं। तो आपने इस एक्सप्रेशन को फाइनली आपने ये डिक्लेयर किया है कि दिस इज द रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी। जनरल एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर ली है कि जनरल एक्सप्रेशन में रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी जो है वो हमारे पास इस जनरल एक्सप्रेशन में क्या आ रही है। इस तरह हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि जो रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी है, यानी कि अगर इस रेंज के अंदर कॉफिशेंट्स की रेशो रहेगी तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगी। अब जरा स्पेसिफिकली देखते हैं कि x का कॉफिशेंट कहाँ तक चेंज हो तो चेंज नहीं आएगी, और y का कॉफिशेंट जो है वो कहाँ तक चेंज हो तो इसमें चेंज नहीं आएगी। ये अब हमने ऑब्जर्व करना है। x चूंकि टेबल है तो x के कॉफिशेंट से मुराद है, x चूंकि टेबल है तो x के कॉफिशेंट से मुराद है कि एक टेबल का प्रॉफिट जो है वो $7 है। कहाँ तक इसका प्रॉफिट 7 से इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है 30 टेबल 40 चेयर वाला, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। और इसी तरह से y के कॉफिशेंट से मुराद है चेयर का प्रॉफिट जो कि ओरिजिनली $5 है, उसमें $5 से कहाँ तक इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए कि ऑप्टिमल सोल्यूशन में चेंज नहीं आएगी। तो पहले हम चेक करते हैं कि जो रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी है cx, यानी कि x का कॉफिशेंट टेबल का प्रॉफिट कहाँ तक इंक्रीज या डिक्रीज करे कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर चेयर का प्रॉफिट जो है वो $5 ही रहता है। हम वन बाय वन करके इसको नोट करेंगे। The optimal solution 30-40 will remains the same if the slope of the objective function lies between the slope of the lines of the binding constraints। ये हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर लाइन की स्लोप जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो कंस्ट्रेंट जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन से पास करते हैं उन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स की स्लोप के विद इन रहती है तो हम सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगी, और इसकी बेस पे ये हम रेंज डिटरमिन कर चुके हैं। अब आपने इसमें सी एक्स का कॉफिशिएंट कहाँ तक चेंज हो सकता है वो नोट करना है, और अगर y का जो कॉफिशिएंट है वो रिमेन्स एट 5 रहे, दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6.67 आएगा। ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें से 5 डिलीट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 10। तो 6.67 टू 10, इससे मुराद है कि अगर एक टेबल का प्रॉफिट 10 तक भी चला जाए या वो कम होके $6.67 फी टेबल तक भी आ जाए, इवन देन हमारा ये सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल रहेगा, लेकिन चेयर की जो प्रॉफिट है वो उसी तरह से स्टैंड्स एट $5 पर चेयर रहे।
If the profit of the chair remains same at $5 per chair and the profit of the each table change as low as 6.651 and as high as 10, optimal solution remains the same at 30 table and 40 chairs. लेकिन जाहिर है कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो तो हमने 7 और 5 के साथ बनाया हुआ है, तो उसमें जरूर चेंज आएगी, लेकिन हमारा जो ऑप्टिमल डिसीजन है टेबल और चेयर्स का नंबर कितना कितना हमने बनाना है वो एग्जैक्टली वही रहेगा। सिमिलरली अब दूसरी साइड पे अगर चेयर का प्रॉफिट कहां तक चेंज आ जाए तो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगी अगर एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि टेबल का प्रॉफिट स्टिल रिमेन्स एट $7 पर टेबल ही रहे। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 1.33 है एक्चुअली। और इसके बाद आप एक्स की वैल्यूज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 7 और ये कोएफिशिएंट जो है कि वाई में कितनी चेंज आएगी ये हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये रेशो जो है वो रिवर्ट करनी है। 7 शुड बी इन डिनोमिनेटर एंड CXY इन न्यूमिनेटर। इसको पहले समझने के लिए कि जब आप रिवर्ट करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज होता है। ये देख रहे हैं मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है। तो इसको पहले समझते हैं कि इनइक्वालिटी का साइन जो है वो टेक्निकली हम क्यों चेंज क्यों करते हैं। इसके लिए लाइक फर्ज करें कि आप 3 बार्स हैं सिमिलर लेंथ की आपने ली हुई हैं। पहले आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और देन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर जो है उस इक्वेशंस को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 1/4 है। 1/4 अगर आप लेना इसका मतलब है कि आप 4th पार्ट ले रहे हो। 1/3 का मतलब है कि 3 पार्ट करके इक्वली और आप उसमें से एक पार्ट पिक कर रहे हो। और 1/2 का मतलब है सेम लेंथ बार को 2 पार्ट्स करके आप उसमें से एक पार्ट आपने पिक कर लेना है। अब नोट करें कि सबसे बड़ा जो है वो 1/2 है, देन 1/3 है, देन 1/4 है। तो जो लार्जर है सबसे बड़ा जो पार्ट है वो 1/2 है, देन 1/3 और देन 1/4। और अगर आप इसको रिवर्स में पढ़े तो स्मॉलर इज 1/4, देन लार्जर इज 1/3 एंड देन लार्जर इज 1/2। अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूं 4/1, 3/1, 2/1, तो मुझे ये इनइक्वालिटी भी रिवर्ट करनी है, तब ये स्टेटमेंट सही रहेगी, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगी। तो 4 इज ग्रेटर देन 3 विच इज ग्रेटर देन 2। तो जब भी हम रिवर्स न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर आते हैं तो इस इनइक्वालिटीज को भी हमें जो है इसका सिंबल भी हमें चेंज करना होता है। इसका सिंबल भी हमें जो है वो चेंज करना। इस तरह से जब आपने यहाँ पर इसे किया है तो देन इसके सिंबल्स को मैंने रिवर्ट कर दिया। 3/4 किया जब 3/4, तो जब 3/4 करेंगे तो साथ ये सिंबल भी रिवर्ट होगा। 7 को डिनोमिनेटर में ले गए और जो 2/1 था उसे 1/2 कर दिया। अब उसी तरह से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 3s are 21 एंड देन 7 1s are 7। और इन इक्वालिटीज को प्रॉपर वे से लिखें। 7/2 इज 3.5, ये यहाँ पर आ गया, एंड देन 21/4 विच इज 5.25 इस साइड पे। और इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर टेबल का प्रॉफिट $7 ही रहता है लेकिन जो चेयर का प्रॉफिट है वो जो कि ओरिजिनली 5 है, अगर वो कम होके $3.5 पर चेयर भी आ जाए या वो 5 से बढ़ के 5.25 पर चेयर भी चला जाए, इवन देन हमारा जो सोल्यूशन है वो 30 टेबल और 40 चेयर बनाने का ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू जितनी भी हो जाएगी तो चेंज हो जाएगी। तो समराइज कर रहा हूं कि रेंज ऑफ ऑप्टिमलिटी ये है कि x का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कि ओरिजिनली 7 है, अगर वो ज्यादा होके 10 तक चला जाए या कम होके 6.67 पर भी आ जाए तब भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो चेंज नहीं होगा। ऑप्टिमल वैल्यू चेंज हो जाएगी, 410 से वो चेंज हो जाएगी
लेकिन सोल्यूशन जो है वो 30-40 वही रहेगा। और इसी तरह से अगर चेयर की बात करें तो वो 3.5 और 5.25 तक ही रहेगा। सबसे पहले हमने ये रेंज ऑफ ऑप्टिमलिटी जो है वो कैलकुलेट की थी कि अगर सी एक्स और वाई की रेशो लेस देन 2 रहती है बट ग्रेटर देन 1.33 रहती है, इसके अंदर रहते हुए आप जो भी कोफिशिएंट में चेंज आएगी सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली चेंज आ जाए, यानी कि दोनों सी एक्स और सी वाई दोनों इकट्ठे चेंज हो जाए, तो हमें यह बताना है कि क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन में चेंज आएगी या नहीं आएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इज द करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिमेन सेम इफ प्रॉफिट ऑफ द टेबल इंक्रीज फ्रॉम 7 to 8, यानी कि टेबल ओरिजिनली $7 का प्रॉफिट दे रहा है, अगर वो 7 की बजाय $8 का प्रॉफिट देता है, और चेयर जो कि ओरिजिनली $5 का प्रॉफिट दे रही है वो अगर कम हो जाए, तो क्या हमें डिसीजन करना चाहिए, अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए कि नाउ वी शुड प्रोड्यूस मोर टेबल एज कंपेयर टू चेयर, चूंकि आगे तो हम टेबल 30 बना रहे हैं, चेयर 40 बना रहे हैं। क्या इसके बाद चूंकि टेबल का प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो क्या हमें अपने डिसीजन में चेंज लानी है या नहीं, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन में चेंज आएगी या नहीं आएगी। ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं, अगर x और y की कोफिशिएंट की रेशो इस रेंज के अंदर रहती है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जैक्टली वही रहता है। तो अब x का कोफिशिएंट 8 है, y का कोफिशिएंट 4.5 है, हम इसकी रेशो कैलकुलेट करते हैं जो कि 1.78 है। चूंकि 1.78 इस ऑप्टिमलिटी रेंज के अंदर ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो करंट डिसीजन है 30 टेबल 40 चेयर बनाने का डिसीजन, दैट रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंज आप नहीं आएंगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इज द करंट सॉल्यूशन ऑप्टिमल इफ द प्रॉफिट ऑफ द टेबल इंक्रीज फ्रॉम 7 to 9 एंड प्रॉफिट ऑफ द चेयर डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4। कि टेबल जो है वो 7 की बजाय $9 का प्रॉफिट दे रही है, और जो चेयर का प्रॉफिट है वो 5 था वो 4 पर आ गया, तो क्या हमें चेयर की तादाद जो पहले 40 बनाई जा रही थी और टेबल की तादाद जो पहले 30 बनाई जा रही हैं, क्या इन्हें चेंज करना है, अल्टर करना है, या अब भी वही डिसीजन रहेगा कि जी इसके बाद भी आप इतने टेबल और इतनी चेयर ही प्रोड्यूस करोगे। तो आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट की रेशो कैलकुलेट कर लेते हो जो कि आ जाती है 2.25। चूंकि ये 2.25 रेशो इस रेंज के बीआर जा रही है, तो इट मींस के करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो आपका ऑप्टिमल नहीं रहेगा, और अब हमें अपना सॉल्यूशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब वो क्या नया सॉल्यूशन होगा, अपने प्रॉब्लम को रीसॉल्व कर लेंगे हम, जहां x 7 था वहां 9, जहां x 5 था वहां 4, और अपने नए सॉल्यूशन को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो फाइनली हमने ये चेक किया कि x के कोफिशिएंट में कहां से कहां तक चेंज आए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। y के कोफिशिएंट में कहां से कहां चेंज आए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। और कैसे चेक करना है कि अगर दोनों के कोफिशिएंट में साइमल्टेनियसली चेंज आती है तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम रहता है, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जो है वो चेंज आ जाती है। इस समराइज किया जा रहा है, देयर इज अ रेंज ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेयर द करंट सॉल्यूशन रिमेन्स द ऑप्टिमल। इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ एक ऐसी रेंज है कि x इस रेंज में वेरी कर जाए, y अगर इस रेंज में वेरी करता है, तो एक एक करके, नॉट द सेम टाइम, वन बाय वन, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। द करंट ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट्स रिमेन्स ऑप्टिमल इफ, अगर आप साइमल्टेनियसली बात करें, if the slope of the objective function remains within the slope of the constraint, binding constraint, तो आपका objective function solution में change नहीं आएगी। And if the objective function changes beyond the range, a new corner becomes optimal, यानी कि अगर वो changes जो हैं इस range के, टेबल का प्रॉफिट अगर 11 पे चला जाए, चाहे चेयर का प्रॉफिट 5 ही क्यों नहीं रहता, लेकिन चूंकि ये 10 सी बियॉन्ड चले गया, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो सोल्यूशन है उसमें जरूर चेंज आ जाएगी। नोट है कुछ, द रेंज ऑफ द ऑप्टिमलिटी फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट जो अभी हमने कैलकुलेट की है इज ओनली एप्लीकेबल फॉर चेंजेस मेड टू द वन कोएफिशिएंट एट अ टाइम। वो जो हमने
कैलकुलेट किया था 6.67 अप टू 10, ये रेंज उस वक्त वैलिड है जब आपके पास x का कोएफिशिएंट जो है वो रिमेन्स एट 5 रहता है. The all other coefficients are assumed to be fixed at their initial value. If two or more coefficients are changed simultaneously, अगर दोनों को आप इकट्ठा चेंज करेंगे, फर्दर एनालिसिस यूजली रिवर्ट, यानी कि वो जो रेंजेस हैं जो हमने डिफाइन की हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब एक कोएफिशिएंट अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पर रहता है और दूसरा एक कोएफिशिएंट जो है उसमें हम चेंज लेकर आते हैं. However, when solving the two variable problems graphically, the analysis is fairly easy. और हमने देखा कि अगर सिर्फ दो वेरिएबल हैं और हम उसको ग्राफिकली एनालिसिस कर रहे हैं तो आंसर्स फाइंड किया जा सकता है इजीली. लेकिन अगर वेरिएबल्स की तादाद दो से ज्यादा हो जाती है तो फिर इस तरह से साइमल्टेनियसली चेंज को स्टडी करना जो है वो टफ जॉब बन जाती है. सेकंड जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया वो जो हॉलीडे मील प्रोक्यूरेंस वाला था, जिसमें एक फीड तैयार करनी थी दो को मिक्स करके. उसमें कहा गया था कि इंग्रेडिएंट ए इतना होना चाहिए, इंग्रेडिएंट बेस फीड में इतना होना चाहिए, इंग्रेडिएंट सी उस फीड में इतना होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी अपने सॉल्यूशन में सेकंड एग्जांपल के तौर पर इसे डिस्कस कर चुके हैं. तो याद होगा हमने ये वाला फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस बनाया था. एंड दिस वन फाइनली आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि 8.4 और 4.8 था. अब इसी तरह से हमने नोट करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में कितने चेंज आ जाए कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये वाला जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इट रिमेन्स द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी. यानी कि रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी हमने फाइंड करनी है कि कितनी रेंज के अंदर यही सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल रहता है. रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास इस वक्त तीन कंस्ट्रेंट हैं, लेकिन ये वाला कंस्ट्रेंट है दैट इज द सी कंस्ट्रेंट. सी ये नॉन बाइंडिंग है, क्योंकि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में से पास करते हैं, उनको हम कहते हैं ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं. और सॉल्यूशन ऑप्टिमल रहता है अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट लाइन की जो स्लोप है वो रिमेन्स विद इन द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट रहती है, रिमेन्स विद इन द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, या उसकी जो रेशो है. वैसे तो जब आप कोएफिशिएंट बात करते हो आपको साथ लिखना होता है -cx/cy, क्योंकि हर एक के साथ आप माइनस साइन लगाओगे तो आप पहले ही इसको चेंज कर दें, यानी कि आप माइनस कंसिडर ही ना करें हर एक के साथ. तो फिर सिंपली आप रेशो कैलकुलेट कर लें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, और फर्स्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 10 है, एंड सो ऑन सेकंड बाइंडिंग कंस्ट्रेंट में भी. तो रेशो कैलकुलेट कर लेंगे हम cx/cy 2/3, 5/10, 4/3. और अब आपने, चूंकि ये ऑप्टिमल पॉइंट है, ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है, तो हमें श्योर है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन है वो इन दोनों लाइनों की रेशो के दरमियान ही आएगी, यानी कि उसकी जो रेशो है cx/cy वो इनके दरमियान ही आएगी. चेक करना हो कि फर्ज करें ये 2/3 है और ये 1/2 कर लें इसे 5/10 को, तो विच वन इज ग्रेटर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 और इधर 3, क्योंकि 4 ग्रेटर है तो दिस वन इज ग्रेटर. तो 2/3 जो है, यानी कि ये जो रेशो है इट इज अ बिगर देन 1/2. 1/2 से बिगर है 2/3 रेशो. और इसी तरह से जब आप इसका और इसका कंपैरिजन फर्ज करें करना चाहेंगे, 2/3, 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 2s are 6 और 4 3s are 12, ये आपके पास 12 है. तो 4/3 इज बिगर देन 2/3. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी 1/2 बिगर नंबर है या 4/3, तो 1/2 इज स्मॉलर एंड 4/3 इज अ बिगर नंबर रेशो. इसके दरमियान में ही रेशो आनी चाहिए. तो ये हमारे पास आ गई रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी. अगर कोएफिशिएंट में चेंज आ जाए लेकिन उसकी रेशो अगर इन दो लिमिट्स के अंदर ही रहती है
तो हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था ये वाला, वो रिमेन्स द सेम, वो वही रहता है। चेक करते हैं रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी कि x के कोफिशिएंट में कितनी चेंज आ जाए अगर y कोफिशिएंट अपनी ओरिजिनल वैल्यू 3 पर ही रिटेन करता है। क्योंकि हम ये रेंज फाइंड कर चुके हैं, x की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना है, y की जगह पे 3 रखें एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 3 थ्रू आउट कर दें, तो ये आ जाएगा 3/2 लेस देन cx एंड लेस देन, जब आप 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये जो 3/2 है इट बिकम्स 1.5। तो x का जो कोफिशिएंट है वो 1.5 से, जो कि ओरिजिनली 3 है, ओरिजिनली वो 2 है, अगर वो कम होके 1.5 पर भी आ जाए या ज्यादा से ज्यादा वो 4 पर भी चला जाए, तो हमारे पास स्टिल ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो यही रहेगा जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर सके हैं। देयर इज नो चेंज। क्यों? इतनी चेंज आने से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन की जो स्लोप है वो स्टिल विद इन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट रहती है, तो हम कह देंगे कि अब ऑप्टिमल सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू जरूर चेंज होगी। सिमिलरली अब y के लिए चेक करेंगे, cx एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 2। y के लिए चेक करना है तो x की वैल्यू ओरिजिनली 2 रखी, y फाइंड करना है, तो पहले तो आप इसकी इक्वालिटी को चेंज करेंगे, और आपको पता है कि जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2/1 जो है वो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इस वजह से 2 3, और दोनों साइड पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, और इसको अगर आप प्रॉपर वे से लिखेंगे तो ये 1.5 और 4। तो जो सेकंड कोएफिशिएंट है उसकी भी रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी जो है वो 1.5 to 4 ही बनती है, यानी कि x में चेंज आ जाए फ्रॉम 1.5 to 4 और y में चेंज आ जाए फ्रॉम 1.5 to 4, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है दैट रिमेन्स द सेम, वो वही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू जो है उसमें जरूर चेंज आ जाएगी। अब एक ऐसे ही एक एक्स्ट्रा एग्जांपल के तौर पे फर्ज करें कि ये एक प्रॉब्लम है और मैंने इसका फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है और आइडेंटिफाई किया हुआ है कि दिस वन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। अगर इसका रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी कैलकुलेट करना हो कि x और y के कोएफिशिएंट में कितनी कितनी चेंज आ सकती है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो रिमेन्स द सेम रहे, उसी तरह से आपने इसकी रेशियोज कैलकुलेट कर लेनी है। रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी आपके पास कैलकुलेट आ गई, y का कोएफिशिएंट अपने ओरिजिनल वैल्यूज पर 7 पर रिटेन करे और x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो cx where कोएफिशिएंट c फॉर कोएफिशिएंट ऑफ y रिमेन्स एट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7/3 आ जाएगा और 14/3 आ जाएगा, और 14/3 को डेसिमल्स में लिखेंगे तो 4.67 आ जाएगा, और इधर जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x का कोएफिशिएंट अगर डिसीजन वेरिएबल में उसका कोएफिशिएंट ओरिजिनली 5 से चेंज होके ज्यादा से ज्यादा 7 पे चला जाए या 5 से कम होके 4.67 पर ही आ जाए, तब भी हमारा जो ओरिजिनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो वही रहेगा, that is x is equal to 5 and y is equal to 3। सिमिलरली अगर आप सेकंड की बात करते हो तो उसमें कह दिया गया है कि if coefficient of x remains at 5 but coefficient of y में कितनी चेंज आए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिमेन्स तो ऑप्टिमल रहेगा। अब आप क्या करोगे, y को तो उसी तरह से रहने दोगे, x का कोएफिशिएंट 5 और पहले से रिवर्ट करोगे, 3/2 लेस देन ग्रेटर देन में चेंज होगा, cy/5 लेस देन ग्रेटर देन में चेंज होगा, और 1/1 तो 1 ही रहेगा, एंड देन उसके बाद आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15/2 विच इज 7.5, और उधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, और अब अगर इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तो 5 लेस देन और इक्वल टू cy लेस देन 7.5। तो जो y का कोएफिशिएंट है वो अप टू 7.5 चला जाए, देयर इज नो चेंज इन ऑप्टिमल फंक्शन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इवन इफ द y डिक्रीजेस अप टू 5 देयर इज नो चेंज इन द
ऑप्टिमल फंक्शन सोल्यूशन। तो ये आपके पास है कि आपका जो फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में चेंज होने से उसमें कितनी जो चेंज है वो जो है वो प्रॉपर्ली आ सकती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस कि अगर आप ऑप्टिमल सोल्यूशन में कितनी चेंज आ जाए कोएफिशिएंट में तो इसमें जो है वो चेंज नहीं आएगी। ठीक है जी, शुक्रिया।